हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों। और सब सही है। सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं। चलिए, मयंक हैं, सुमित हैं। चलिए, आप लोग एक बार जल्दी से हेलो लिखकर बता दें कि आप लोगों को प्रॉपर आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं अगर तो आप लोग जल्दी से बोल दें। तो आप लोगों ने कल बनाया था, डीपीपी भेजा गया था आप लोगों को, सब बन रहा है। उसमें किसी क्वेश्चन में डाउट वगैरह तो नहीं ना आपको? कल हम लोग क्या पढ़े थे? मयंक कह रहे हैं हाय सर। हेलो मयंक। जो डीपीपी भेजा गया था उसको आप लोग बना लेंगे। जो नहीं बनाए हैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट होगा कि आप उसको बना लीजिए। और देखिए, जो अपना डीपीपी बन रहा है वो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं दिया जा रहा है कि एक ही दिन आपको दुनिया भर कॉन्सेप्ट बताकर और फिर बनाने कहा जा रहा है। आप थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट गेन किए हैं आप उसके आधार पर, चूंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, तो इसमें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये उतने ही अच्छे से आपके समझ में भी आएगा और आप इजीली सीख भी पाओगे। तो आप लोग डीपीपी बनाने से पीछे ना हटें। और जैसा मुस्कान बता रही है, नो प्रॉब्लम सर। ओके मुस्कान। तो चलिए तब फिर हम लोग आज नए क्लास के अपने सेट थ्योरी के दूसरे क्लास में हम लोग अब आते हैं। और आज भी आपको फिर से डीपीपी भेजा जाएगा, तो सब लोग उसको बनाएंगे। और आज का जो डीपीपी है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कंपेयर टू प्रीवियस क्लास ज़्यादा होंगे। ठीक, तो घबराना नहीं है। कल ऐसे भी आपकी सैटरडे और संडे है, तो इस बात को जान समझ कर ही मैंने आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिया। आप लोग थोड़ा सा करोगे। ठीक, और पहले अभी जो आपको डीपीपी भेजा जा रहा है पहले उसको बना लीजिए। ठीक, और उसको बना लेने के बाद मेरे ख्याल से आप किसी भी बुक को बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने सेट थ्योरी में ये समझा था कि सेट कहते किसको हैं। तो सेट का तो मतलब हम लोगों के समझ में आ रहा है कि सेट का मतलब क्या हो गया? समुच्चय। ठीक, और समुच्चय होता क्या है? तो सर, विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। और जिनको भी थोड़ा सा ये बात समझने में प्रॉब्लम हो कि समुच्चय क्या है, समुच्चय का सदस्य या अवयव क्या है, तो उन लोगों को रिक्वेस्ट होगा कि सेट थ्योरी का आप फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे, उसके बाद इस सेकेंड लेक्चर पर आएंगे। ठीक है। अब आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वह होगा समुच्चयों का निरूपण। ठीक, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? समुच्चयों का निरूपण। ठीक, समुच्चयों का निरूपण। अब देखिए, समुच्चय को निरूपण की जरूरत क्यों महसूस हुई? जैसे हम लोग कल ही बोल रहे थे, आप जो देखे कि बहुत सारे समुच्चय ऐसे आपको जो भी कल ये कहा गया था कि संग्रह दे रखा था और पहचानना था कि उसमें कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। तो अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि मान लो आपके कक्षा के छात्रों का समूह। ठीक, तो एक तो तरीका इस समुच्चय को बताने का ये हो गया कि सीधा हम लोग नाम दे दिए, बोल दिए क्या कि आपके कक्षा के छात्रों का समूह। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि आप उन सभी छात्रों का नाम एक जगह लिस्ट बनाकर भी लिख सकते थे। तो समुच्चय को निरूपित करने का अपने पास दो तरीका है। दो मेथड द्वारा या दो रूप से हम लोग किसी भी समुच्चय को निरूपित करते हैं। उनमें जो पहला है आपका, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रोस्टर रूप या रोस्टर विधि। ध्यान देना शब्द पर, या तो आपको रोस्टर रूप लिखा मिलेगा या फिर आपको रोस्टर विधि लिखा मिलेगा।
तो इन दोनों बातों से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर विधि का कुछ और मतलब निकलेगा और रूप का कोई और मतलब होगा। तो फर्स्ट आपका कौन है, रोस्टर विधि या सूचीबद्ध रूप, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सारणी रूप भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म और लिस्ट फॉर्म और क्या नाम देते हैं, टेबुलर फॉर्म। तो ये तरीका एक है। और दूसरा जो तरीका है अपना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्च निर्माण रूप या गुण प्रकटीकरण रूप या विश्लेषणात्मक रूप या विश्लेषणात्मक विधि। अब जो कहो, विधि कहो या रूप कहो, मैंने पहले ही कह चुका आपसे कि इन दोनों का मतलब क्या है, एक ही। आप विधि बोल दो या रूप कह दो, तो इन दोनों शब्द में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग इन दोनों को एक एक करके पहले समझते हैं कि दोनों विधि में या दोनों रूपों में क्या सब बातें हैं। तो जो हमारा रोस्टर विधि है उसमें यह कहा गया कि आप किसी भी समुच्चय के सदस्यों को मजली ब्रैकेट के अंदर, अब मजली ब्रैकेट तो आप लोगों के ध्यान में होगा इस तरह से, कल भी हम लोगों ने लिखा था कुछ समुच्चयों को, तो मजली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और एक दूसरे के जैसे जो भी अवयव लिखे हैं, तो इनको एक दूसरे से अलग दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉमा का। किसका यूज करते हैं, कॉमा का। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 2 3, तो इस रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर रूप। अब सर इसको रोस्टर क्यों नाम दिया, तो रोस्टर एक जेएफ रोस्टर मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस तरह से सबसे पहले लिखना बताया था, तो उन्हीं के नाम पर सम्मान में ही नाम इसका क्या पड़ गया, रोस्टर रूप या रोस्टर विधि। तो आपसे विधि बोला जाए या रूप कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही है, समझ गए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस विधि में किसी समुच्चय को लिखने का क्या तरीका है कि आपको उस समुच्चय के अवयवों को मजली कोष्ठक के अंदर, या मजली ब्रैकेट भी कह सकते हो आप, मजली ब्रैकेट के अंदर कॉमा द्वारा अलग करके लिखा जाता है। तो जब आप मजली ब्रैकेट के अंदर संख्याओं को लिखा हुआ देखते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं कि ये रोस्टर रूप में है। और इसको हम लोग सूचीबद्ध रूप भी कहते हैं। तो सूचीबद्ध कहने का क्या मतलब हुआ कि वो जो भी अवयव आ रहे हैं उस समुच्चय में, उन सभी अवयवों को आप क्या कर रहे हो, एक सूची बनाकर उनका नाम लिखकर, जैसे यहीं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इन सबको एक सूची बनाकर लिख रहे हैं, इसलिए इसका एक नाम सूचीबद्ध रूप भी होता है। तो ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इस विधि में किसी समुच्चय के अवयवों को मजली कोष्ठक, अब मजली कोष्ठक तो पता ही है हम लोगों को, इस तरह के ब्रैकेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मजली कोष्ठक, ठीक। तो मजली कोष्ठक के अंदर कॉमा द्वारा, कॉमा का भी मतलब पता है हम लोग को, इस संकेत को कॉमा कहते हैं, अलग करके लिखा जाता है। अलग इसलिए कॉमा लगाया जाता है ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि ये 12 था कि 23 था कि 123 था। कॉमा लग गया तो अपने आप वो पहचान में आ जाएगा कि 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, किन्हीं को कंफ्यूजन नहीं हो, इस वजह से कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही रूप को हम लोग रोस्टर रूप या सारणी रूप या फिर सूचीबद्ध रूप कहते हैं, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे निरूपण की ओर। तो जो समुच्चयों का दूसरा निरूपण था वह आपका कौन सा था, तो समुच्चय निर्माण रूप। क्या हम लोग बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। और क्या बोला गया इसमें कि इस विधि में किसी समुच्चय के अवयवों को उनके विशेष गुणों के आधार पर, ठीक, क्या करके लिखा जाता है, तो उसके विशेष गुण, वो जो समुच्चय का निर्माण हुआ है तो कैसे अवयवों को, किस तरह के गुण को रखने वाले अवयवों को उस जगह पर लिखा गया है, तो वो जो गुण है उसी गुण के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उनको लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक। तो अब जैसे देखिए ए, ई, आई, ओ, यू है, तो इन सभी, ये जो भी आपके लेटर्स लिख रखे हैं, इनका एक विशेष गुण है
और वो विशेष गुण क्या है, क्या आप लोग पहचान कर बता सकते हो? बताइए। तो ये जो ए ई आई ओ यू है, इनका एक विशेष गुण है, और वो विशेष गुण क्या होगा? जो भी लोग बोल जान रहे हैं जल्दी से कमेंट करें, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। ये जो ए ई आई ओ यू लिखा मैंने, इसका एक विशेष गुण है, और वो विशेष गुण क्या है? सर वॉवेल है। मुस्कान बता रहे हैं कि वॉवेल है, बिल्कुल सही। तो यही जो विशेष गुण होता है, इसके आधार पर जब हम लोग लिखते हैं तो उसको क्या नाम दिया गया है? समुच्चय निर्माण विधि। और आप देखो यहाँ पर इसका एक दूसरा भी नाम रखा गया है। क्या कहते हैं हम लोग? गुण प्रकटीकरण। तो गुण प्रकटीकरण का मतलब क्या हुआ कि आप उसके गुण को प्रकट करके लिखते हो, बतला करके लिखते हो। और इसका एक तीसरा भी नाम है, वो क्या है? विश्लेषणात्मक। कि आप उसके अवयवों को, बिल्कुल मयंक, वॉवेल है, सही है। और एक नाम और देते हैं विश्लेषणात्मक। इसलिए विश्लेषणात्मक कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग इस अवयवों का विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण का मतलब समझते हैं, वर्णन कर रहे हैं वो किस प्रकार का अवयव है। तो इस तरीका में जो है, तो ये अभी हम लोग का किस में है? अभी ये रोस्टर में है। अभी ये अपना किस रूप में लिखा हुआ है? तो मझली ब्रैकेट के अंदर कॉमा द्वारा अलग करके लिखा होगा तो रोस्टर रूप बोलेंगे। लेकिन इसको अब हम लोगों को ये सीखना है कि इसको जब हम लोग समुच्चय निर्माण में लिखेंगे तब कैसे लिखा जाएगा। तो उसके लिए आप पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का तरीका क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप कि कहा क्या कि इस विधि में किसी समुच्चय को निरूपित करने का क्या तरीका है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? उस समुच्चय का नाम लिख लेते हैं। नाम अगर दे रखा है तो अच्छी बात, नहीं तो आप अपने इच्छा से किसी भी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग कर सकते हो, कैपिटल लेटर का प्रयोग कर सकते हो। ए लिखा, पी लिखा, सी लिखा, जो भी आपका इच्छा हो नाम दे सकते हैं। अदरवाइज आपको ऑलरेडी नाम दे रखा होगा। अब देखो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसी को लिख दे रहा हूं थोड़ा ढंग से। सबसे पहले आपको क्या करना है, चलिए इधर ही समझते हैं। लिखने का क्या तरीका है? पहला तो आप नाम दे दोगे, जैसे मैंने नाम क्या दे दिया? ए। अब क्या करना है आपको? एक्स। ठीक, अब पढ़ा था मैं हम लोगों ने कल कि समुच्चय के अवयवों को किससे निरूपित किया जाता है? तो अंग्रेजी के छोटे अक्षरों। तो हम लोगों ने स्मॉल एक्स लिखा है। सच दैट एक्स, फिर से यहाँ एक्स लिखते हैं, उसके बाद कॉमा लगाते हैं। अब कॉमा जो लगाना है ये आपके इच्छा पर है। इच्छा करने का ये मतलब, जैसे अब जब उसके गुणों को लिख रहे हैं, जो भी अवयव थे उसके गुण को जब आप लिख रहे हो तो उस गुण को लिखते समय जो आप वाक्य बना रहे हैं, क्योंकि गुण को लिखना है तो शब्दों में लिखना पड़ेगा, और शब्द में लिखेंगे तो शब्द ही मिलकर क्या होते हैं? जब एक सार्थक रूप लेते हैं शब्द तो वही क्या कहलाता है? वाक्य। तो अब देखिए कि आपको उस वाक्य को लिखते समय क्या कॉमा का जरूरत महसूस हो रहा है? अगर जरूरत महसूस हो रही है तो लगाएं, अन्यथा नहीं लगाएं। बात समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर कॉमा ऑप्शनल है, इच्छा हो लगाइए, नहीं इच्छा हो नहीं लगाइए। और फिर जो भी इसके गुण होंगे, ठीक, उस अवयवों का जो भी गुण होगा उसके गुण को यहाँ पर आप कैसे? शब्द के रूप में लिख देंगे। तो ये तरीका हो गया। एक तरीका और लोग कहते हैं, या आप क्या कह सकते हो? एक्स ऑब्लिक सॉरी एक्स ऑब्लिक एक्स, ये संकेत याद होगा, ऑब्लिक कहते हैं। और यहाँ पर फिर कॉमा लिख दिए, और फिर हम लोग यहाँ पर क्या किए? गुण को लिख देंगे। ठीक, तो अंतर क्या है कि यहाँ पर हम लोग इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया है। तो यहाँ देखो दो चिन्ह, एगो ऊपर नीचे, जिसको कि हम लोग हिंदी में विसर्ग कहते हैं। ठीक, तो एक विसर्ग चिन्ह हो गया। ठीक, लेकिन इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं एक्चुअल में अंग्रेजी में? कोलोन। क्या पढ़ते हैं? कोलोन। ठीक है। और दूसरा जो चिन्ह है इसको हम लोग ऑब्लिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑब्लिक। अब यहाँ पर इन दोनों का प्रयोग आप इधर देख लो,
इस जगह पर दोनों का जो है प्रयोग किस लिए किया गया है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस प्रकार है कि, क्या पढ़ेंगे, इस दोनों चिन्ह का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार है कि। और इंग्लिश में ही अगर बोलना है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सच दैट, क्या पढ़ बोलते हैं, सच दैट। कुछ ऐसा है कि एक्स इस प्रकार है कि, ठीक ना, जैसे ये लिख रखा है ना आपको, एक्स इस प्रकार, यहां जैसे कोलोन आया तो इसको हम लोग क्या पढ़ लेंगे, इस प्रकार है कि एक्स। अब जो भी इसका आपको गुण बताना है कि एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, एक्स 6 से छोटी एक अभाज्य संख्या है, तो इस तरह से आप उसके गुण को फिर आगे लिख दिया करते हो। तो ये तरीका हो गया आपका किसका, तो समुच्चय निर्माण में या गुण प्रकटीकरण में या विश्लेषणात्मक में आप इन तीनों नामों को याद रखोगे। उसी तरह से पीछे जो हम लोग आते हैं तो रोस्टर विधि कहें, सूचीबद्ध रूप कहें या सारणी रूप कहें, इन सभी नामों को याद रखना है, क्योंकि प्रश्न इन नामों में से किसी को भी लिखकर आपसे पूछ सकता है। ये बात क्लियर हो गया ना आप लोगों के। तो अब हम लोग चलते हैं कि सर अब कुछ क्वेश्चन हम लोगों को समझा दिया जाए कि कैसे सारणी विधि में लिखेंगे, कैसे रोस्टर विधि में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जैसे देखो अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है, a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा कुछ अपना अवयव लिख रखा है, ठीक। अब हम लोगों को अभी देखें तो यह किस रूप में है, रोस्टर रूप में, ठीक। अभी किस रूप में है, तो ये रोस्टर रूप में है। अब हम लोगों को इसको लिखना आपने जानबूझ कर लिया, क्योंकि ये अपने लिए कंफर्टेबल बात है, कॉमा लगा कर लिखना आसानी से समझ में आता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है कैसे लिखें, तो इसलिए मैंने रोस्टर रूप में इधर प्रश्न को लिया है। अब इधर आपको लिखकर बताऊंगा कि उसको समुच्चय निर्माण में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये देख रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर आपसे मैं पूछूं बताइए ये कौन सा है, ये जो अवयव आपको लिख रखे हैं इसका गुण क्या है, जल्दी से बताएं तो आप लोग। ये जो अवयव लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, अगर आपसे कहूं इस अवयवों का गुण क्या है, जल्दी से बताइए तो। सभी लोग जल्दी से कमेंट करें, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। हमेशा मैथ में ना थोड़ा सा आप लोग कनेक्टेड रहें, तो मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोग कितनी समझ पा रहे हैं बातों को, और आपको भी कुछ पता चलेगा। तो जल्दी से बताइए, आई एम वेटिंग। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, एक दो पहले करते हैं उसके बाद। तो यहाँ देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सर ये तो देखने से प्राकृत संख्या लग रहा है, ठीक। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को कहते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। तो हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 इन सबको क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। अब ये जो प्राकृत संख्या है तो केवल ये बोल देना कि ये प्राकृत संख्या है, ये उचित नहीं होगा। आप जब भी उसके गुण को लिखें तो इस प्रकार से लिखें कि वहां पर लिखे हुए सभी अवयव उस गुण द्वारा निर्धारित हो जाए। अब जैसे हम केवल ये बोल दें कि प्राकृत संख्या है, तो 6 भी तो प्राकृत संख्या होता है, अब यहाँ तो 6 नहीं है। 10 भी प्राकृत संख्या होता है, 10 भी नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस बात को और ढंग से लिखना पड़ेगा। तो अब समझिए, एक्स सच दैट एक्स, ठीक, क्या है, तो 6 से छोटी, 6 से छोटी एक प्राकृत संख्या
है। तो अब हम लोग जैसे ही लिख रहे हैं कि 6 से छोटी एक प्राकृत संख्या है, तो अब बताओ 6 से छोटी प्राकृत संख्या कौन सब होते? सर 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता। तो आप बताओ यहाँ पर प्रत्येक अवयव को आप इस गुण के आधार पर बता सकते हो। ठीक, तो ये तरीका। अब देखो यहाँ पर आप चाहें तो इस सेंटेंस को और भी तरह से लिख सकते हैं, वो भी लिखकर बता दे रहा हूं आपसे। एक्स सच दैट एक्स, अब देखो एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है एवं एक्स लेस देन 6 है। अब देखिए दोनों तरीका है। अब जैसे मैंने आपसे शुरू में ही कहा था एक्स सच दैट एक्स लिखने के बाद कॉमा लगाने, तो कॉमा लगाना आपके इच्छा पर डिपेंड कर रहा था। तो इच्छा नहीं, वो जो हम लोग वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्य में देखते हैं कि अल्प विराम की जरूरत है कि नहीं है। तो यहाँ देखो जैसे हम लोग जब वाक्य को कनेक्ट कर रहे थे एक्स सच दैट एक्स, अब एक्स क्या है तो रुकना पड़ा, तो हम लोग क्या कहें कॉमा 6 से छोटी एक प्राकृत संख्या है। अब यही दूसरा तरीका से जब हम लोग इसको लिख रहे हैं तो यहां हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है एवं x लेस देन 6 है। तो इस वाक्य में आप देखें यहां पर आप हमने कॉमा नहीं लगाया, तो नहीं लगाया मतलब क्या है कि यहां पर आपको कोई जरूरत नहीं था। तो इस तरह से ये जो रूप है इसी रूप को हम लोग क्या कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। बात समझे? इसी रूप को हम लोग समुच्चय निर्माण रूप या इस विधि में लिखने के तरीके को ही हम लोग समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे अगला प्रश्न क्या दिया, ए ई आई ओ यू। अभी मैं 5-7 क्वेश्चन आपको लिखकर समझा रहा हूं ताकि ये बात आपके दिमाग में अच्छे से आ जाए। ठीक, तो घबराइए नहीं, पेशेंस रखकर आप बस सुने और समझें। तो यहाँ देखो ए ई आई ओ यू, आप लोगों से मैंने जब थोड़ी देर पहले पूछा था कि ये क्या है, तो सभी लोगों ने आप लोगों ने कमेंट करके बताया कि सर वॉवेल है। तो यहाँ पर आप देखो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। क्या है? तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब पूरा वाक्य करने के बाद मझली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। और हमेशा एक बात याद रखो, सर मझली ब्रैकेट, तो मझली ब्रैकेट जो है वह किसी भी समुच्चय का पहचान का तरीका है। मझली ब्रैकेट से ही समुच्चय की पहचान है। तो आप लोगों को हमेशा, चाहे आप किसी भी रूप में लिखिए, समुच्चय निर्माण में लिखिए या रोस्टर में लिखिए, आपको दोनों में ही मझली ब्रैकेट का प्रयोग करना पड़ता है। ये बात समझ में आ गया? तो यहाँ हम लोग देखें ए आई ओ यू, भली भांति इसको जान रहे कि यह अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो हम लोग क्या लिख दिए कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। आई होप ये बात दोनों क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे ये 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। कुछ जाना पहचाना चेहरा दिख रहा है। ये हम लोग पढ़े थे इकाई के घनमूल, ध्यान में आया? बताइए, इकाई का घनमूल हम लोग पीछे पढ़े थे। जो नहीं पढ़े हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप जब अपना ऐप का निकालोगे मैथ वाला फोल्डर, तो उस मैथ के फोल्डर में आपको बेसिक मैथमेटिक्स का एक फोल्डर होगा। तो आप बेसिक मैथमेटिक्स वाले फोल्डर में जब जाएंगे तो वहाँ पर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। 2 लेक्चर है इस पर, आप लोग एक बार उसको देख लेंगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा। बात समझ गए?
तो एक बार जो भी लोग नहीं पढ़े हैं वो एक बार जरूर जाकर देख लेंगे। चलिए फिलहाल अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो ये तो हम लोग को पता है कि इकाई के क्या है, घनमूल है, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो सर ये तो बहुत आसान सा बात है, हम लोग पढ़े ही थे। एक्स सच दैट एक्स इकाई का एक घनमूल है, इकाई का एक घनमूल है, ठीक। समझ में आ गया बात। चलिए तो ये हो गया आपका। अब देखो आप, और यहां पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये अपना कौन सा रूप है, ये रोस्टर है, और ये जो रूप लिखा है ये अपना कौन है, समुच्च निर्माण है, ठीक। इस रूप को हम लोग क्या कहेंगे, समुच्च निर्माण या गुण प्रकटीकरण भी दोनों बोल सकते हैं, या एक और भी नाम था विश्लेषणात्मक विधि या विश्लेषणात्मक रूप। तो आप किसी भी नाम से आपको पूछा जा सकता है। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला अपना समुच्चय दे रखा है डी 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह से। तो अब देखते हो कि ये जो भिन्न के रूप में है, तो आप इस भिन्न का अंश क्या देख रहे हो, फिक्स अक्सर सबका अंश एक है, केवल हर बदल रहा है। और हर को देखिए तो आप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर आगे 6, 7, इस तरह से मिलता रहता। तो हम लोग इसको अब क्या कहेंगे कि x सच दैट x बराबर 1/n, क्या बोलेंगे, x सच दैट x बराबर 1/n एवं, अब n है कौन यहाँ, तो n जो है आपका नेचुरल नंबर है, तो n बिलोंग्स टू n, ठीक। यहाँ पर n हम लोग क्या बोलेंगे कि n जो है अपना नेचुरल नंबर है, समझ गए। तो अब आप n का मान नेचुरल नंबर में मालूम ही है कहाँ से प्रारंभ होगा सर, 1 से। तो जब n के बदले 1 रख रहे हैं तो ये मिल जाएगा, नहीं n का वैल्यू जब आप 1 ले रहे हो तो ये मिलेगा, जब n का वैल्यू आप 2 लोगे तो ये मिल जाएगा, n का वैल्यू आप 3 लोगे तो ये मिल जाएगा, n का वैल्यू आप 4 लोगे तो ये मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आराम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक n जो है आपको, अब इस तरह का डायग्राम आपको नहीं बनाना है, बस मैंने समझाने के लिए केवल ये लिखा था, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझेंगे, इस तरह से हम लोग बताते हैं। तो ये आपका आ गया समुच्चय निर्माण रूप में। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब जैसे कुछ पीछे वाले ही प्रश्न के जैसा ये भी प्रश्न है, लेकिन सर पीछे वाले प्रश्न में हम लोग क्या देख रहे थे कि अंश जो था वो फिक्स था, 1 1 1 1, अंश में हर जगह 1 था। लेकिन अब क्या है, हर आपका जो है वो क्या हो रहा है, और हर बदल रहा था। अब इस क्वेश्चन में आप देखते हो तो अंश भी बदल रहा है और हर भी बदल रहा है। तो यहां पर हम लोग देखिए तो क्या लिखेंगे, समझिए, ऐसे प्रश्न आपको जब आएंगे तो आप इजीली कर पाओगे। तो x इस प्रकार है कि x बराबर n/n+1, क्या कहेंगे हम लोग, x इस प्रकार है कि इसको हम लोग लिखते हैं बिंदु देकर विसर्ग वाला चिन्ह, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, इस प्रकार है कि, और इंग्लिश में पढ़ना हो तो सच दैट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सच दैट। हिंदी में क्या बोलेंगे, इस प्रकार है कि। समझ गए, हिंदी में इस प्रकार है कि और अंग्रेजी में सच दैट। तो आपको जो भी बोलना लगे अच्छा आप उसको बोल सकते हो।
तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, x इस प्रकार है कि x बराबर n बटे n प्लस 1। अब सर आप n कैसे ले लिए, तो आप ध्यान से देखें, 1 है ऊपर में, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये जो 1 2 3 4 5 है, ये हम लोग जान रहे हैं कि प्राकृत संख्या ही है। तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग कर लिए, n का। और आप नीचे हर को जब देखते हो तो ठीक एक जोड़कर मिल रहा है, नहीं एक में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2। फिर आप 2 में एक जोड़ो तो 2/3 को देखो, जैसे 2/3 लिख रखा है, तो 2 में आप +1 करें तो 3 मिल जाएगा। 3/4 में देखें तो 3 में आप एक जोड़ें तो 4 मिल जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर कि n बटे n प्लस 1, जो अंश है उससे एक अधिक कौन है, हर है। और यहाँ पर आपको n बिलोंग्स टू क्या लिखाएगा, n। ठीक, n बिलोंग्स टू n, तो ये आपका आ गया आप समुच्चय निर्माण रूप। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2। अब 2 को देखिए जरा, यहाँ 2 लिख रखा है। अब बताइए आप लोग थोड़ा सा सोचकर, 2 क्या है, केवल प्राकृत बोलें तो 2 तो केवल प्राकृत नहीं हो सकता है। आप क्या कह सकते हो, बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, एक दो सीखते हैं। जैसे एक तो हम लोग क्या कह दें, x सच दैट x एक सम अभाज्य संख्या है। अब जरा ध्यान कीजिए, तो जितने भी अभाज्य संख्या हैं वो सभी के सभी क्या हैं, विषम है। एक 2 ही ऐसा है जो कि आपका क्या है, सम है। याद आ गया। अब अभाज्य संख्या हम लोग क्या कहते थे, वो संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक, एक तो 1 और दूसरा संख्या स्वयं। और अभाज्य संख्याओं की लिस्ट को देखें तो आप क्या कहोगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67, फिर 71 73 79 83 89 और 97। तो 1 से 100 तक में आपके कुल कितने अभाज्य संख्या हैं, 25 हैं। और 1 से 50 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या हैं, 15 है। इन सब बातों को आप थोड़ा प्रॉपर लिस्ट बनाकर ध्यान में रखा कीजिए। एक तो ये हो गया कि सर 2 जो है एक सम अभाज्य संख्या है, तो चलिए हम लोगों ने लिख दिया सम अभाज्य संख्या। अगर इसी बात को और किसी तरह से लिखना चाहें तो x सच दैट x कॉमा 1 तथा 3 के बीच, 1 तथा 3 के बीच एक प्राकृत संख्या है। ठीक, क्या कहेंगे हम लोग, 1 तथा 3 के बीच एक प्राकृत संख्या है। अब आप 1 और 3 के बीच का प्राकृत संख्या ढूंढोगे तो कौन मिलेगा, 2। ठीक, तो सर अब इसको लिखें या इसको लिखें, इन दोनों में कौन सही, दोनों सही है। आप ये भी लिख सकते हो, बस ये ध्यान रखना है यहाँ जो भी अवयव लिखे हुए हैं वो सभी के सभी अवयव इस द्वारा इस बात से या इस गुण से परिभाषित हो जाए। ठीक, कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं बन पाए। अब जैसे यहीं अगर मैं सम नहीं लिखता, सपोज करो यहाँ सम नहीं लिखा, ठीक, केवल ये लिख के छोड़ दिए कि x एक अभाज्य संख्या है, तो अब अभाज्य संख्या तो 3 भी होता है, 3 तो अपने पास नहीं था, तो अब ये गुण जो है ये गलत है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग अगर सम लिख देते हैं तो अब 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या है, तो ये आ गया आपका 2। ये बात क्लियर ना। यह भी लिख सकते हो 1 तथा 3 के बीच एक प्राकृत संख्या है, इससे भी आपका वो गुण प्रकट हो जा रहा है। तो ये आप दोनों बातों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर हम लोग देखें तो क्या लिख रखा है, PRINCAL। अब कल याद होगा कि समुच्चय में मैंने कल सिखाया था आप लोगों को कि समुच्चय में कभी भी किसी भी अवयवों का पुनरावृत्ति नहीं होता है। पुनरावृत्ति का अर्थ समझ रहे हैं, किसी भी अवयव को आप
दोबारा नहीं लिख सकते हो। और मैंने आपको कल कुछ शब्दों के अक्षरों को समुच्चय के रूप में लिखकर भी बताया था, जैसे मैथमेटिक्स का था या ट्रिगोनोमेट्री लिखा था मैंने। तो वहां पर क्या देख रहे थे हम लोग कि उस जगह पर अगर कोई लेटर दोबारा आ रहा है तो उसको हम लोग एक ही बार लिखा करते थे। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूं, ठीक। अब ये आपसे कहूं कि इस समुच्चय के सदस्य को या इस शब्द के अक्षर को आप समुच्चय के रूप में लिखें, तो सबसे पहले मेरा नाम आ गया एम, पहला लेटर एम, फिर कौन आया यू, फिर कौन आया के, फिर यू आ रहा है। अब यू एक बार लिखा जा चुका है, ठीक। तो एक बार लिखा जा चुका है, तो अब दोबारा अगर वो आ रहा है तो हम लोग उसका समुच्चय में दोबारा से प्रयोग नहीं करेंगे। और क्या आएगा फिर एन और फिर डी। तो मेरे नाम का समुच्चय जो है कुछ ये होगा। समझ में आ गया बात, ठीक। इसी तरह से चलिए और आपको एक आध लिख कर बताता हूं। जैसे मान लो एक शब्द है अलजेब्रा, क्या लिखा शब्द अलजेब्रा। अब कहा गया कि इसके अक्षरों को समुच्चय के रूप में लिखिए, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए एल जी ई बी आर, और फिर ए देख रहे हैं, ए को दोबारा नहीं लिखेंगे, बस ये बन गया समुच्चय, ठीक। फिर देखो एक शब्द होता है प्रोपोर्शन, पी आर ओ पी ओ आर टी आई ओ एन। अब प्रोपोर्शन लिख रखा है। अब कहा गया कि इसके शब्द को लिखिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पी, फिर कौन आ रहा है आर, फिर ओ। अब देखिए फिर पी मिला, अपने पास ऑलरेडी है तो इस पी को अब नहीं लिखना है। फिर आया ओ भी अपने पास है तो ओ को भी छोड़ देंगे। फिर आर मिला तो आर भी ऑलरेडी इस समुच्चय में लिख चुके हैं हम लोग, आर को भी छोड़ देंगे। फिर आगे आया टी, तो टी को लिखे। फिर आया आई, आई अभी तक नहीं है तो आई लिखेंगे। फिर ओ मिला, ओ अपने पास ऑलरेडी है, फिर क्या आ जाएगा एन। तो अब देखो प्रोपोर्शन जो है समुच्चय में क्या बन गया, प्रोटीन बन गया, ठीक। तो ये जो है हमेशा आप याद रखोगे कि समुच्चय में किसी भी शब्द को, किसी भी शब्द के अक्षरों को दोबारा नहीं लिखना है। तो अब आप लोग समझकर ये बताएं, जैसे मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल करके समझाया, तो अब आप बताइए। हाँ राजकुमार कह रहे हैं कि MUKND, हाँ राजकुमार सही है, ठीक। चलिए अब जैसे ये दे रखा आपको PRINCAL, तो बताइए तो ये किस शब्द का अक्षर है, PRINCAL, ये किस शब्द का अक्षर होगा। इसके गुण को अगर ढूंढें तो ये जो अक्षर लिखे हुए हैं, मुस्कान बता रही है प्रिंसिपल, बिल्कुल मुस्कान सही है, ठीक। तो अब हम लोग क्या कहेंगे इसको, अब हम लोग क्या लिखेंगे इसको, अगर समुच्चय निर्माण में लिखना है तो एक्स सच दैट एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। क्या बोल दोगे कि सर एक्स सच दैट एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। और इस तरह से हम लोग आराम से जवाब, मयंक भी बता रहे हैं प्रिंसल नहीं मयंक, प्रिंसिपल होगा, ठीक ना। प्रिंसिपल में आप देखें तो पी आपका ऑलरेडी एक बार आ चुका होता है, ठीक। इसलिए जो है एक पी यहाँ से आपका प्रिंस सी आई, और आई भी आ चुका था, और फिर इसके बाद पी था। तो अब ये शब्द क्या बन जा रहा है, प्रिंसिपल बन जा रहा है, ठीक ना मयंक। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए जैसे 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, 19 है, 23 है, 27 है, और इस तरह से आ रहा है आपको, ठीक। ध्यान से देख लो क्या है, 3 है,
7 है, 11 है, 15 है, 19 है, 23, 27। अब अगर आप देखते हैं इन सभी नंबर्स को तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि सर ये सभी जो नंबर हैं वो 4 4 के डिफरेंस में है। दिख रहा है 3 4 7, फिर 7 4 11। आप इन नंबर्स का देखें है ना, +4, फिर +4, फिर +4। तो 4 4 के अंतर पर सभी नंबर लिख रखे हैं। और पढ़िए बताइए, आप लोग 10th क्लास में अभी महीना 2 महीना पहले एग्जाम दिए थे तो आप पढ़ा करते थे एपी समांतर श्रेणी। और क्या था एपी में, तो पदों का अंतर क्या हो, समान हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि इन पदों का अंतर अगर निकाल रहे हैं तो 4 मिल रहा है। तो ये आपका क्या बन रहा है, एपी है। ये क्या है, ये एक एपी। और किसी भी एपी का अगला पद या मालूम करना था तो हम लोग क्या करते थे, पीछे के पद में जो सार्वंतर होता था उसको जोड़ते थे। अब ऐसा अगर व्यापक पद या सामान्य पद लिख दें इस एपी का, ठीक, और व्यापक या सामान्य पद को ही हम लोग एनवा पद भी बोलते थे। और आपको अगर याद हो तो आप किससे लिखा करते थे, ए एन से। और ए एन बराबर क्या होता था, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद आया, क्या लिखते थे हम लोग, एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां सर ए क्या था बताइए, ए सर प्रथम पद था। तो यहां प्रथम पद कौन, 3। एन तो चलिए यहां नहीं मालूम है तो एन का वैल्यू हम लोग एन ही लेंगे। और डी, डी आपको अभी देखा था हम लोगों ने कितने के अंतर पर था ये सभी संख्या, 4 के। तो डी का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 4। अब आप इसको निकालो, सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, 4n माइनस 4 आ गया। क्या मिलेगा, हाँ डी मुस्कान बता रहे हैं कि 4 होगा, बिल्कुल सही मुस्कान, डी हमने क्या यूज किया है, 4। अब आप इसको सॉल्व करते हो अगर तो क्या दिख रहा है, 4n और 3 माइनस 4 1। आपको क्या मिल गया, एनवा पद जो है आपका 4n माइनस 1 हो गया। अब आप इस 4n माइनस 1 में देखिए n का मान 1 रखिए तो क्या आ रहा है, मैं कभी बता रहे हैं D4 है। चलिए अब इस 4n माइनस 1 में आप जो है n का वैल्यू 1 रखें तो 1 रखकर देखें जल्दी से। n का वैल्यू इसमें आप 1 रखिए। 4n माइनस 1 में n के जगह पर 1 लिखें, क्या आया, 3, बिल्कुल सही। और 2 रखते हो तो जल्दी जल्दी से बताइए, 2 रखते हैं तो n के जगह पर अगर हम लोग 2 रख रहे हैं तो फिर क्या मिलेगा, हाँ मयंक चौधरी n के जगह पर 2 रखना है, 7 मिलेगा। बिल्कुल राजकुमार, n के बदले 2 रखोगे तो कैसे आपको आ जाएगा, ध्यान से देखिए तो 4n माइनस 1 है और n का मान 2 रख रहे हैं हम लोग। तो बताइए 4 इंटू 2 माइनस 1, तो 4 गुना 2 कितना होगा, 8, घटा 1, सर 8 में 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 7 बचेगा, ठीक, 7 होगा, 2 नहीं। फिर अगर आप n का मान 3 रख रहे हो तो देखिए अब 3 रखते हैं हम लोग इसमें तो क्या आएगा, 4 गुना 3 12 माइनस 1 11। आपको यहाँ मिल रहा है नंबर। फिर आप n का वैल्यू 4 रखते हो तो 4 गुना 4 16, घटा 1 15। अच्छा एक बात, हाँ बिल्कुल राजकुमारी 11। अच्छा हम लोग 4 बोलेंगे कि 4 बोलेंगे, आओ भैया, 4 बोलेंगे कि 4 बोलेंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए तो।
ठीक है। अच्छा 15 बोलेंगे, ठीक है। n का मान जब 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा वैल्यू, 15। अच्छा 4 बोलेंगे, राजकुमार बता रहे हैं, 4 4 नहीं न कहेंगे। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान में रखना है। ठीक, कोई 4 बोलने वाला मिले तो मारना उसको फिर। चलिए, तो अब हम लोग इसको समुच्चय निर्माण में लिखें, तो ये बात समझ में आ गया कैसे हम लोग खोजना है। ठीक, इन सभी संख्याओं का या अवयवों को गुण को कैसे ढूंढना है, कुछ मैंने एक क्वेश्चन करके आपको एक आइडिया देने का प्रयास किया है। तो अब देखो आप क्या लिखोगे, x इस प्रकार है कि x बराबर 4n-1 एवं n आपका कौन, तो सर प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। n कौन, तो सर प्राकृत संख्या। अब n का मान आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखते चलिए, आपको ये सभी संख्याएं मिलते रहेंगे। तो ये आपका हो गया। तो आई होप आपके ये बात समझ में आ चुका होगा। ठीक, अब आप लोग को DPP2 अभी जस्ट भेज दिया जाएगा इस वीडियो को अपलोड करने के साथ ही। तो आप लोग थोड़ा सा बनाएंगे और आप लोग बिल्कुल यस सर, ठीक है। और आप लोग जो है हिंदी का क्लास नहीं करते हो, हिंदी का क्लास आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? विषम प्राकृत संख्या, नहीं मैं हिंदी के बारे में पूछ रहा हूं। नहीं, यहाँ विषम प्राकृत संख्या बोलना उचित नहीं होगा मुस्कान, इसलिए नहीं कि 3 और 7 के बीच में देखिए तो 5 भी आता। ठीक है, 3 और 5 7 के बीच में 5 भी आता, फिर 7 और 11 के बीच में 9 भी मिलता, 11 और 15 के बीच में 13 भी होता। अपने पास वो नहीं है। ठीक, तो इससे हम लोग ये केवल विषम प्राकृत संख्या बोलेंगे तो ये उचित बात नहीं होगा। ठीक, मैं बता रहे हैं कब से होता है। ठीक, नहीं वो मैं आपसे आप पूछ रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम हिंदी का क्लास 12th वालों करवाया था। चूंकि व्याकरण तो दोनों के एक ही पढ़ना है, तो आप लोग भी अगर हिंदी वाले पार्ट में आपको अगर वीडियो भेज दिया जाए तो आप भी कर सकते हो, या यूट्यूब पे लाइव कर देंगे तब भी आप कर सकते हो। आपके नोटिस में, मैसेज में, ग्रुप में आपको मैसेज मिल जाएगा कितने बजे से लाइव होगी क्लास, तो आप उस समय आप लोग भी लाइव क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए फिलहाल अब हम लोग अपने क्लास को अब ओवर करते हैं, और आप लोग इसका DPP2 जो भेजा जाएगा उसको बनाइएगा। आंसर उसमें दे रखा है, तो आपको आंसर के लिए इधर उधर घूमने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा सा हम आपको दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन कैसा होगा। ठीक, बस 1 मिनट वेट करना है आपको। 11 सेट DPP सेट, ये रहा। ठीक, अब आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में जो है क्या है आपको कि लिखा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखे समुच्चयों को दाईं ओर लिखे समुच्चय के समुच्चय निर्माण रूप से मिलान करें। ठीक है, क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग? चलिए थोड़ा सा और उस तरफ कर दे रहा हूं ताकि मैं फ्रेम में रहूं। चलिए, तो क्या कहा मैंने, अब पहला देखो, जैसे HARYN है। अब इधर आपका जो भी दे रखा है इस कॉलम में सभी के सभी किसमें है, समुच्चय निर्माण रूप में, सॉरी रोस्टर रूप में, और इधर उसी का क्या लिख रखा है, समुच्चय निर्माण रूप। तो अब आपको ये बताना है कि इसका कौन इधर होगा। तो जब आप बाद में बनाओगे तो इस तरह से लाइन खींच खींच कर नहीं बनाना है। जैसे पहला क्वेश्चन में देखें HARYN है। अब HARYN का हम लोग थोड़ा सा मीनिंग देखें, इस जगह पर ढूंढें तो सर ये शब्द हरियाणा का एक अक्षर है ना।
तो आप लोग जब बनाओगे तो ऐसे लिखोगे फर्स्ट का बी। ठीक, चलिए क्या लिखेंगे आप लोग, फर्स्ट का बी। फिर सेकेंड देखिए, सेकेंड है LITE। अब ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है सर, ये एक सच दैट एक्स शब्द लिटिल LITTLE का एक अक्षर है, बिल्कुल मुस्कान लिटिल। तो अब हमको क्या करना है, टू किससे मैच कर रहा है, सी से, तो यहाँ पर सी लिख दिए। तो इस तरह से मैच कर करके बनाना, पहले इसको बनाना। ठीक, और जब ये बना लोगे तो आपके बातें जो है बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और फिर आपका इस तरफ यहाँ पर आपको क्या कह रखा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। तो अपना क्वेश्चन दिया है -1 0 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, 8 तक। तो हम लोग क्या कहेंगे, x सच दैट x एक पूर्णांक है। पूर्णांक में चूंकि यहाँ माइनस भी आ रखा है तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, पूर्णांक है एवं। अब केवल पूर्णांक बोलने से तो सबके सब नहीं मिल जाते, तो हम लोग एक बात और क्या लिख देंगे, x का जो मान है वो -1 से लेकर कहाँ तक है, 8 तक है। ठीक, तो इस तरह से आपको लिखकर बताना है। तो आप लोग जो है इसको बनाइए, थोड़ा सा ये मेहनत वाला काम है। तो आराम से आपके पास कल और परसों 2 दिन का समय है, आराम से रिलैक्स होकर बनाइए। और जहाँ थोड़ा बहुत तकलीफ हो तो आंसर लिख रखा है, तो आप उसमें आंसर का हेल्प लेकर बातों को समझ करके फिर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अपने क्लास को समाप्त करते हैं और फिर हम लोग दोबारा मिलते हैं। तब तक आप लोग इसको करके रखिएगा। मैं बता रहे हैं हैव ए नाइस डे सर, सेम फीलिंग आपके लिए भी मेरे मन में है, आपका भी दिन अच्छा हो। चलिए, ओके, थैंक यू।